डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 302 डीयू का पेपर 2022 का सामान्य हिंदी का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और आप भी अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमारे को यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे, इस पे भेज सकते हैं। ध्यान रखें, इस व्हाट्सएप पे कॉल ना करें और कोई अन्यथा मैसेज ना करें। तो यहाँ पे जो पीडीएफ बना के भेजेंगे तो बेहतरीन रहेगा। इस बच्चे ने पीडीएफ बना के भेजा और काफ़ी अच्छा पेपर, सुंदर पेपर भेजा है, साफ पेपर भेजा है, आप जिस हिसाब से देख रहे हैं। तो इसके आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है, इसको करेक्ट करना था आपको। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो इसका ख पार्ट है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है, यहाँ पर आपका त्रिवेणी जो है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें पूछा गया कर्म भूमि किस विद्या की रचना है? तो कर्म भूमि जो है ये उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास विद्या की रचना है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार हैं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका आपको बतानी है कौन सी है, तो वो सरस्वती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का क पार्ट में पूछा गया, पद्मावत का रचना काल है, तो कौन से काल की है पद्मावत, ये आपको बतानी है। तो ये जो है आपका भक्ति काल की है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? तो सरोज स्मृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो का पार्ट है, निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो छायावादी कवि नहीं पूछा गया है, तो वो कौन है? नागार्जुन जो है छायावादी कवि नहीं है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। बाकी सब छायावादी हैं। नागार्जुन जो है ये कौन है? प्रगतिवादी। उसके बाद जो है आपका, निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो किसने की है वीर रस में रचना? तो वीर रस में रचना करने वाले हैं भूषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया, तार सप्तक के संपादक थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा सभी के लिए। आगे जो थे ये तार सप्तक के संपादक थे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका पूछा गया है कि गद्यांश है, इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश है, इसमें अंडरलाइन आपने देख लिया, ये गद्यांश आपने पढ़ा भी है, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है। जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, उसको इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख ले कि गद्यांश क्या लिखा हुआ है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो साहित्य वैभव के राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जन का प्रवाह का आशय लिखिए। तो जन का प्रवाह का आशय जीवन की गतिशीलता से है। इसके बाद में, भूमि के साथ किसने तदात्मक प्राप्त किया? तो भूमि के साथ राष्ट्र जन ने तदात्मक प्राप्त किया। और जन का जीवन किस तरह है? तो जन का जीवन जो है नदी के प्रवाह की तरह है। तो इस तरह से आपके आंसर्स लिखने थे। आपने अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता इससे लिखा है तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो ऊपर रेखांकित अंश आपने देखा उसकी व्याख्या करनी है। तो हमें जो है पंक्ति से लेखक क्या कह रहा है, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। ठीक है, उतार चढ़ाव कितनी भी आई, ये निवासियों की श्रृंखला जो है चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तदात्म में स्थापित किए हुए है, और तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, और तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा, जब तक राष्ट्र रहेगा। अथवा पाठ में है, आपको फिर से एक पंक्ति दी गई है, अंडरलाइन किया गया है। उसके अलावा जो है ये आपके सामने पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स देने थे। पहला क्वेश्चन पूछा है, पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ जो है इसका निबंधकार जो है, ये निबंध है, और इसके जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित है। भाषा और आधुनिकता शीर्षक से इसको लिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन है, भाषा किसका अटूट अंग है? तो भाषा संस्कृति का अटूट अटूट अंग है। इसके बाद में, किसकी गीत विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो संस्कृति की गति, सॉरी, किसकी गति है, किसकी गति जो है जोड़ी जाती है विज्ञान की प्रगति के साथ में? तो ये जो है विज्ञान के साथ में संस्कृति की गति को जोड़ा जाता है। सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? तो सांस्कृतिक हलचल को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग जो है ये पर्याप्त नहीं है। ये ध्यान रखना था, ये चीज आपको लिखनी थी। रेखांकित अंश की व्याख्या जो एक लाइन है, लेखक कहते हैं, भाषा किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया गया है, और भाषा समाज में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण जो है ये साधन है।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये पद्यांश है, इसमें अंडरलाइन है। 5 नंबर इंटू 2, 10 नंबर मिलेंगे यहाँ से देखने को। और ये रहा आपकी कविता और इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम। तो यहाँ कवि और कविता का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है जयशंकर प्रसाद की है और ये है रचित रूपक महाकाव्य कामयानी के श्रद्धा से ली गई। तो आप श्रद्धा और जयशंकर प्रसाद लिखेंगे तो आपका पूरा आंसर सही माना जाएगा। जरूरत नहीं इतनी लंबी लाइन लिखने की, हमने तो आपको लिखने का ढंग बताया है। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो श्रद्धा जो है मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। रजनी किसका प्रतीक है? रजनी काली रात का प्रतीक है। और दुख का नवल प्रभात कब आता है? तो दुख की बीती रात के बाद जो है सुख का नवल प्रभात आता है। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखिए ध्यान से, इसी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने थे। अगर आपने आंसर इस तरह से लिखे हैं, इससे मिलते जुलते थोड़े बहुत भी लिख दिए तो आपको सही नंबर मिल जाएंगे। व्याख्या जो है हम कर सकते हैं। उपरोक्त पद में श्रद्धा मनु को इस संसार के सुख दुख के क्रम को समझाती हुई कहती हैं कि जिस तरह रात्रि के पीछे पहर के व्यतीत होने की नवीन प्रभात का विकास होता है, जैसे रात बीत जाती है तो एक सुबह का उदय होता है, उसी तरह दुख की अंतिम घड़ियों के बीतते ही मानव को सुख की भी प्राप्ति होती है। यानी कि दुख जब चला जाता है तो उसके बाद सुख की कल्पना की जाती है, और जब सुख चला जाता है तो दुख की कल्पना की जाती है। इस तरह से आपको लिखना था। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका सुख भोग खोजने आते सब, इस तरह से ये पूरा लिखा है। यहाँ पे पंक्ति जो है आप देख रहे हैं अंडरलाइन वाली है, इसको हमें दिख रहे हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लें। ये 3 4 लाइनें आप यहाँ देख रहे हैं और 4 लाइनें यहाँ पे। कवि और कविता का शीर्षक आपको बताना है। तो कवि तो सुमित्रानंदन पंत हैं और बापू के प्रति शीर्षक कविता से उद्धत है ये। उसके अलावा मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है? तो मानव नश्वर संसार में आकर के सुख की खोज करता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य मिट्टी से निर्मित एक पुतला है जो मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। ये आपको जो है इस चैप्टर के हिसाब से कहना है। सत्य की खोज करने कौन आया है? तो सत्य की खोज करने बापू आए हैं। उसके बाद में रेखांकित पंक्ति की व्याख्या जो करनी है, तो इसमें कवि कहते हैं कि बापू ने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की कीचड़ में उत्पन्न होकर भी स्वयं को सत्य, अहिंसा और त्याग के गुणों से समन्वित करके मानव रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। इस तरह से आपको थोड़ा सा इससे मिलता जुलता लिखना था। ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों के नाम लिखने हैं। इन सभी को मैंने मॉडल पेपर में कराया था, अर्धवार्षिक पेपर में करवाया था। अगर आपने वीडियो पहले देखे थे तो आपके ये सारे आंसर आप करके आए होंगे बड़े मस्ती से। ठीक है, इसके भी यहाँ पर आपके जो कवि हैं इनकी कृतियों के नाम और इनका साहित्यिक परिचय देना है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह और ये जो है आपका महादेवी वर्मा। पंचलाइट बहादुर की कहानी है, ध्रुव यात्रा है। इन सभी क्वेश्चंस को हमने मॉडल सेट में देखा था। पता नहीं आपने मॉडल सेट देखे थे नहीं देखे। स्वपठित जो है आपको क्या देने हैं? आधार पर जो है एक खंड का उत्तर देना है। यहाँ मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण कथा वस्तु वाले सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। मुक्ति यज्ञ के कराए हैं, सत्य के जीत के कराए हैं, रश्मि रथी के कराए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो अभी भी समय है, आप जा करके देख सकते हैं। आपको ज़रूर मिलेगा आपके मॉडल पेपर्स के अंदर। ठीक है, हाँ हो सकता है कि सर्ग जो है चेंज हो, बस इतना है। लेकिन इन सभी के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं और इनको जब आप करते हैं तो जैसे मैंने कराया था उसी तरह से करने हैं। बस हमने आंसर्स जो है आपको बताए थे और विस्तृत रूप से आप उसको शॉर्ट करके जितना काट पीट के आप लिखना चाहते थे लिख सकते थे। इसी तरह श्रवण कुमार के कराए हैं हमने और त्यागपंथी वाले भी कराए हैं। ठीक है, तो इन सभी को देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक, और इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, तो संस्कृत का अनुवाद आप कर ही लोगे। इसमें कोई इश्यू नहीं है ज़्यादा। जैसा भी लिखा आपने गलत लिखा सही लिखा, इसमें ज़्यादा आपको अगर हम गाइड कर दे तो आप फिर परेशानी महसूस होगी। हिंदी में तो फिर भी ठीक है, संस्कृत में ज़्यादा दिक्कत आती है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन इस तरह से है। इसके बाद में दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ लिखना है। श्लोक क्या है, छोटे होते हैं तो इसका आसानी से लिख सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी के लिख सकते हैं, समय की कमी होती है। तो यहाँ श्लोक जो है इसका देना है। तो दुर्जनों और सत्पुरुषों का व्यवहार जो है विपरीत होता है, जबकि दुर्जनों की विद्या विवादार्थ, धन गवार्थ और शक्ति परिपीड़न के लिए होती है, और सत्पुरुष की विद्या ज्ञानार्थ और धनार्थ और शक्ति रक्षण के लिए होती है। थोड़ा सा इसके वर्ड्स जो है आपको इसी तरह से लिखने पड़ेंगे, इसलिए हमने दिया कि आपको शायद आपने लिखा होगा तो इस तरह से नहीं लिखा होगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता लिखा होगा तो अच्छी बात है। इसके बाद में इसका भी करना था आपको। उल्लू को राजा बनाने पर एक कौवा उठकर बोला, थोड़ा ठहरो, जब राज्य अभिषेक के समय
इसका ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सिंपल लिखना था इसका। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का तारा होना अत्यंत प्यारा, बहुत प्यारा। और यह नाक में नकेल डालना यानी वश में करना, नियंत्रण में करना। सावन हरे ना भादो सूखे, तो ये सदा एक जैसा मतलब, ठीक है। और मक्खन लगाने चापलूसी करना, खुशामद करना। इन सभी को मिला करके कोई भी आप अपनी मर्जी से एक वाक्य बना सकते थे। मैं वाक्य बनाता तो हो सकता है आपसे मैच ना हो, क्योंकि मेरे मन की वाक्य मैं जानता हूँ, आपके मन की वाक्य आप जानते हैं आपने क्या बनाए हैं। तो अपने वाक्य बना सकते थे। शब्दार्थ मैंने आपको बता दिए, इस तरह से आपको लिख देना था। इसके बाद में जो है यहाँ पर निम्नलिखित के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो चलिए संधि विच्छेद के सही विकल्पों का चयन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क पार्ट, इसमें साक्षरः का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो साक्षरः का सही संधि विच्छेद स प्लस अक्षरः हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नरेंद्र का सही संधि विच्छेद जो है आपको बताना है। तो नरेंद्र का सही संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागतम का सही विच्छेद सु प्लस आगतम होगा। तीनों में आ ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इसके बाद भी और आपको आ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो आत्मने जो है चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, अ ऑप्शन ही यहाँ पे भी करेक्ट है। इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो नमना शब्द में विभक्ति और वचन जो है वो भी आपका तृतीय विभक्ति और एक वचन, यानी कि यहाँ पर भी ए ऑप्शन ही करेक्ट है। तो लगातार आपके 5 क्वेश्चनों के ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आपका जो है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो सही अर्थों को चयनित करके आपको लिखना है, युग्मों के सही अर्थों को। तो यहाँ पर जो है श्रवण है और श्रमण है, तो इसका सही अर्थ जो बनाता है जोड़ी, उसको आपको बताना है। तो इसका सही है कान और भिक्षु। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कान और भिक्षु। तो यहाँ पर 100 ऑप्शन आपको करना था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें अंश अंश, एक अंश है और एक अंश है, तो इसमें दोनों का जो है सही उत्तर जो है मिलता जुलता शब्द जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका कंधा और हिस्सा, ठीक है। अंश जो हम आपके अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अंश और हिंसा। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। दो सही अर्थ आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है और इसके दो सही अर्थ आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है कौन से दो सही अर्थ बता सकते हैं आप? देखिए यहाँ पर जब आपको मिलेगा ये चीज़, तो यहाँ पे अर्थ कैसे बताएंगे? अंबर है और चपला है, जड़ है, इस तरह से। तो आपने क्या लिखा है पता नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। अंबर का जो हो जाएगा आपका लिखना हम भूल गए थे। तो अंबर का आपका आसमान भी होता है, आकाश भी होता है। उसके अलावा जो है अंबर का आपका वस्त्र भी होता है, परिधान भी होता है। तो ये चार मैंने आपको सिंपली बताए हैं, तो इनमें से कोई भी आपको दो इसके लिखने थे। नेक्स्ट जो है हमारा चपला के लिए आपने क्या लिखा है आपको बता देते हैं। इसमें चपला का आपको लिखना था फुर्तीली या तेज होता है। उसके अलावा आप चपला का दामनी लिख सकते हैं, बिजली लिख सकते हैं, तड़ित लिख सकते हैं, विद्युत लिख सकते हैं, चंचल लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे चपला के एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन, आपने क्या लिखा है आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है जड़ का। तो जड़ का आपने क्या लिखा है? तो जड़ को हम मूर्ख भी बोलते हैं, गवार भी बोलते हैं, अल्पमति भी बोलते हैं, अज्ञानी भी बोलते हैं, और जो है अनपढ़ भी बोलते हैं। तो आपने क्या लिखा है ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। जड़ के बहुत सारे जो होते हैं। इसके अलावा निर्जीव भी होता है जड़ का पर्यायवाची या सेम शब्द, समानार्थी सही शब्द। और उसके अलावा जो है चेतना शून्य भी होता है, अचर भी होता है, आधार भी होता है, बुनियाद भी होता है। ये सारी चीज़ें लिखनी थी। अब आपने देखा क्या लिखा है आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद ग पार्ट की तरफ आते हैं। तो ग पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। तो अनुकरण करने योग्य जो है वो क्या कहलाएगा? तो अनुकरण योग्य जो है अनुकरणीय कहलाएगा। ए ऑप्शन जो इसमें आपका करेक्ट होना था। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें पूछा गया, वन में रहने वाला क्या होता है? तो सभी को पता है वन में रहने वाला वनवासी होता है। इसमें भी आपका ए ऑप्शन कहलाएगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे इस बार आपको, मज़ेदार क्वेश्चंस दिए थे, मज़ा आया होगा आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। तो कवित्री में जो है आता है तो विदुषी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है विदुषी से, तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है। तो अध्यापिका होता तो सही रहता, तो यह अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखा आपने। इसके बाद में
तो तुम मेरे से मत बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम की जगह आपका तुम मुझ से मत बोलो। तो यहाँ पे मेरे को क्या चेंज कर दोगे, मुझसे कर दोगे। तुम मुझ से मत बोलो। और जो है मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, तो यहाँ पर है मैंने लड़के को पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज चेंज करनी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सही था आपका वाक्य, आपने क्या बनाया है आपको पता होगा। इसके अलावा जो श्रृंगार रस है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, दोहा, छंद, सरोठा, इन सभी को तो भैया मैं बहुत पहले करवा चुका हूँ, 2.5 महीने पहले। आपने पढ़ लिया होगा इसको, सभी को मैंने मॉडल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम पेपर में करवाया है। छात्रवृत्ति हेतु बैंक का में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो पत्रों को भी मैंने समझाया है कैसे लिखते हैं। अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है, तो नगर निगम को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पत्रों में क्या होता है, सिंपली ऊपर आप अपना कोई भी एड्रेस लिख दो, क्योंकि इसमें एड्रेस तो दिया नहीं है। अभी आपके सामने जो प्लेलिस्ट डिस्प्ले होने वाली है, उस प्लेलिस्ट को देख करके सारे के सारे सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, सारे सेट्स के हिसाब से जो जो अवेलेबल कराए हैं आप लोगों ने, जो जो आपने सेंड किया है, सेंड कर सकते हैं आप इस नंबर पे, ताकि हम उनके भी सॉल्यूशन बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।